वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, कल मैं आपको एल्काइल हैलाइड के बारे में बता रहा था कि एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं और उसके बाद एराइल हैलाइड बताए थे आपको। तो हम एराइल हैलाइड पढ़ा रहे थे आपको जी। अब एराइल हैलाइड में जो रिएक्शन जैसे हमने एल्काइल हैलाइड में देखी थी, ऐसे हम किस में देखते हैं? एराइल हैलाइड में देखते हैं। एराइल हैलाइड में क्या होता है समझिएगा। देखो बेटा, मैंने कल आपको तीन चार प्रॉपर्टी बताई थी। पहला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है? सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसा क्यों होता है कि वाई एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा बताओ, ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे एराइल हैलाइड होते हैं वो लेस एक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम, जैसे हमने रिएक्शन करा दी थी, ये था हमारा एराइल हैलाइड। अगर हम इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो इसको रिएक्शन करने के लिए NH के साथ बहुत तो हाई टेम्परेचर चाहिए, 623 केल्विन, और बहुत हाई प्रेशर चाहिए, यानी लगभग 3 atm प्रेशर चाहिए। उसके बाद तो क्या होगा, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी ये ONO बनाती है और प्लस HCl बाहर निकालती है, यानी ये क्या ड्रास्टिक कंडीशन होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एल्काइल हैलाइड की, यानी C2H5Cl, इसकी रिएक्शन कराएंगे एक्वस NaOH के साथ, तो क्या होगा यहाँ पर? ये C2H5OH और प्लस आपका NaCl, ये बन जाएगा। तो अब आप ये देखिएगा, यहाँ तो रिएक्शन क्या हो रही है रूम टेम्परेचर पर, और रूम मतलब 1 atm प्रेशर पर हो रही है। लेकिन ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, बहुत टेम्परेचर, बहुत प्रेशर चाहिए। तो क्वेश्चन आपका यही है कि बताओ ऐसा क्यों होता है कि एराइल हैलाइड लेस एक्टिव देन एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो आपके एल्काइल हैलाइड होते हैं वो एराइल हैलाइड से क्या होते हैं आपका, ज्यादा मतलब कम रिएक्टिव होते हैं ये वाले एराइल हैलाइड एज कम्पेयर टू एल्काइल हैलाइड। तो ऐसा क्यों? ठीक है, देखिए अब इसमें तीन कारण आते हैं जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि जो एराइल हैलाइड है एल्काइल हैलाइड से कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि अब जैसे क्या हुआ जी, आपने लिया पहला कारण ए रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है, ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसमें क्या है पाई इलेक्ट्रॉन है, Cl यहां जुड़ गया। अब ये क्या करेगा, ये पहले अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से यहां पर आ जाएंगे। जब ऐसा होता है तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। अब डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन से यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर जाता है, यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से यहाँ, ये फिर यहाँ पर चला गया। इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो फिर वही स्ट्रक्चर बन गई घूम करके, बस बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है जी।
अब देखो रेजोनेंस होने के कारण कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, उसके अंदर आपका पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने के कारण ये कार्बन इस हाइड्रोजन को स्ट्रांगली पकड़ के रखता है। तो आप लिखेंगे ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड गेट पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता है। बट नो सच केस इन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में ऐसा कुछ नहीं होता, पहली बात। दूसरा कारण क्या आता है जी, आपका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। वो कार्बन जिसमें क्या हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइज स्टेट क्या होगा। तो देखो अगर हम बात करते हैं एराइल हैलाइड में, यहां पर क्या है Cl है sp2, ठीक। दूसरी बात क्या आ गई, दूसरा अगर हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड, यहां पर क्या है sp3। आप जानते हैं यहां 25% s करेक्टर होता है, यानी ये वाला क्या हमारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इसकी बात करते तो क्या होता है इसके अंदर हमारा 33% s करेक्टर। एस करेक्टर किसी भी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताता है। तो यहां पर क्या है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन एटम को स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा और रिलीज ऑफ एच क्या, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन क्या हुआ, डिफिकल्ट हो जाएगा। सी पार्ट, इन स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। जो हमारी ये फिनाइल कैटायन बनेगी, यानी इसे अगर हम Cl हटा देंगे तो कार्बन पे क्या हो गया माइनस चार्ज हुआ, इस पे क्या प्लस चार्ज हुआ, तो अनस्टेबल होती है, ठीक है। अनस्टेबल होने के कारण क्या होगा, ये जल्दी से एक्शन नहीं कर पाएगी। डी कारण होता है रिपल्सन बिटवीन बेंजीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ये कारण होने की वजह से क्या होता है यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चार कारण ध्यान रखना, पहला कारण होता है रेजोनेंस, दूसरा होता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, तीसरा होता है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायंस, और चौथा होता है रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग बेंजीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल्स। इन चार की वजह से एराइल हैलाइड कम रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इनकी रिएक्शन बताते हैं, ये तो इसका कारण, ये तो क्वेश्चन हुआ, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, आप बता देंगे। अब मैं इसकी रिएक्शन बताता हूं जी, क्या होगा समझ लीजिएगा। अगर हम एक कंपाउंड ले लें क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन कराएं पहले NaOH ऑब्लिक NH के साथ में 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 atm प्रेशर पर। दूसरा क्या ले लें हम, दूसरा ले लें बेटा आपका HCl। तो यहां पर क्या होगा OH ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अगर हम एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ दें, यानी मैंने क्या जोड़ दिया, एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया, रिएक्शन कराई NH के साथ और HCl के साथ, तो यहाँ टेम्परेचर लगभग 423 केल्विन टेम्परेचर। क्या होगा OH बन जाएगा, NO2 ग्रुप यहाँ हुआ, ठीक है।
उसके बाद अगर हमने क्या किया, अगर हमने 2 NO2 जोड़ दिए तो अब टेम्परेचर और कम हो जाएगा, लगभग 200 केल्विन। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ते चले जाएंगे उतनी कम टेम्परेचर। और अगर मैं तीनों जोड़ दूं, यानी 3 NO2 जोड़ दूं, तो वो क्या हो गई, वो वार्म करने की रिएक्शन हो जाएगी। मैंने स्पेसिफिक लिख दिया, यहाँ Cl, यहाँ NO2, यहाँ NO2 और यहाँ भी क्या होगा, NO2। इस रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, NaOH और HCl, और वार्म केवल गर्म कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपका ये बन जाएगा OH, NO2, 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 ये बॉन्ड आपके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी जैसे जैसे NO2 ग्रुप की संख्या बढ़ती चली जा रही, टेम्परेचर क्या हो रहा हमारा, कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे NO2 ग्रुप की संख्या बढ़ेगी वैसे जैसे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचने के कारण क्या होगा, इस क्लोरीन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिस कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, सॉरी, जिस कारण क्या होगा, रिलीज ऑफ Cl आसानी से हो जाता है। तो ये एक कहलाती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ले लो जी, ये तो थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो एनसीईआरटी में दी गई है। दूसरी होती है हमारी रिएक्शन विद मेटल। नेक्स्ट क्या बात आती है हमारी, रिएक्शन विद मेटल के साथ आती है, क्या होगा समझिएगा। रिएक्शन विद मेटल में क्या करेंगे, नंबर 2 रिएक्शन विद मेटल। तो पहले तो सिंपल है, ए विद Mg। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा जी, ये बना देगी आपका MgCl, यानी इसको हम जनरल बोल सकते हैं ArMgX। और ये क्या बना हमारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहले हमारी रिएक्शन होगी, मैं देखिए, चाहे हम एल्काइलाइड से बनाएं चाहे हम एराइलाइड से बनाएं, दोनों केस में क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हमारा ये एराइल से बनाते हैं तो ये इसका फॉर्मूला होगा ArMgX, और एल्काइल से बनाते हैं तो होता RMgX। उसके बाद आता बी पार्ट हमारा, बी में क्या होगा, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, बल्कि इसमें नाम लिख देते हैं, पहले कहलाते हैं फिटिग रिएक्शन, FITTIG, फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग रिएक्शन क्या कहती है, फिटिग रिएक्शन ये कहती है कि जब भी हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम मेटल के साथ एराइल हैलाइड की, तो डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बनती है। इस डाइफिनाइल या बाइफिनाइल को क्या बोलते हैं हम, सोडियम मेटल के साथ ठीक है, क्या बना, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल बनती है। इसके बाद आती है बात हमारी, ये तो हमारी फिटिग रिएक्शन हुई। नेक्स्ट आती है वुड्स फिटिग। वुड्स फिटिग में क्या होता है, यानी वुड्स फिटिग रिएक्शन, देखो भाई
वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या करेगी ये? जब हम एराइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? सोडियम के साथ। एक एल्काइल हैलाइड होगा, दूसरा क्या होगा? एराइल हैलाइड। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की। क्या बनेगा? यहां बन जाएगा आपका CH3 यानी एल्काइल बेंजीन और प्लस 2 NaCl। डी पार्ट तो एक किसके साथ होगी हमारी? डी पार्ट, उसको बोलते हैं उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन में क्या होगा? जब भी आप एराइल हैलाइड रिएक्शन कराओगे कॉपर मेटल के साथ, ध्यान रखना ये कॉपर है, क्या बनता है? यहां भी बाइफिनाइल बनती है। बाई फिनाइल और ये कहलाती है उल्लमान, उल्मान रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह आपको पता होना चाहिए। ये हमारी क्या हो गई? रिएक्शन होती है आपका मेटल के साथ में। तो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, हमने रिएक्शन विद मेटल पढ़ी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। देखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है। ये पहले रिडक्शन समझ लेते हैं। रिडक्शन, जब भी हमारा एराइल हैलाइड रिएक्शन करता है निकिल एल्यूमिनियम और NaOH इसके साथ, यहां से क्या होगा? एक HCl बाहर निकलेगा, यहां एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी प्लस HCl, क्या बन गई? बेंजीन। बन गई बेंजीन। तो इस तरह से इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोल देते हैं आपका रिडक्शन। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी आती है बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी समझिएगा। फोर में आता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये तो न्यूक्लियोफिलिक था, न्यूक्लियोफाइल्स, और ये पहली वाली में अब आएगा इलेक्ट्रोफिलिक। इसकी आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर मैकेनिज्म वगैरह। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखो, ए पहले कहलाता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मीनिंग क्या है? हेलोजिनेशन का मतलब होता है जब भी आप रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए क्लोरबेंजीन की आप रिएक्शन करा दी इन प्रेजेंस, मतलब हेलोजन के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, जैसे AlCl3 या FeCl3। यहां क्या होगा बेटा? यहां आपका Cl तो एक था, यहां पर एक और जुड़ जाएगा। तो एक तो बनता है पैरा आइसोमर्स यानी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, और दूसरा बनता है ऑर्थो। ये मेजर प्रोडक्ट होता है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट एक ही लिख देते हैं हम, हालांकि एक पहले रिएक्शन में आपको दिखा रहा हूं, लेकिन हर केस में जो आपका ऑर्थो आइसोमर्स होगा वो माइनर प्रोडक्ट है, इसलिए लिखते नहीं है। ओ डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्थो पैरा आइसोमर बनते हैं, इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। उसके बाद बी आता है हमारा, बी आएगा बेटा सल्फोनेशन या नाइट्रेशन। बी हम लेते हैं नाइट्रेशन। क्या होगा नाइट्रेशन में? जब हमारा एराइल हैलाइड रिएक्शन करते हैं, ये एराइल हैलाइड हुआ कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? फिर वही पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन
और दूसरा ओर्थो, ओर्थो वाला फिर बना दिया मैंने, हालांकि ये माइनर प्रोडक्ट होगा, मैं इधर जोड़ देता हूं इसको, तो क्या होगा, ओ नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ठीक, समझ गए? चलिए, अब इसके बाद आता है आपका ए बी, इसके बाद है सी। सी में क्या होगा, सल्फोनेशन। जब हम सल्फोनेशन कराते हैं तो फ्यूमिंग H2SO4 होता है, फ्यूमिंग H2SO4, तो सल्फोनेशन होगा और बनेगा ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा क्लोरोबेंजीन, यानी पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये नाइट्रेशन सल्फोनेशन, और उसके बाद जिसमें बेंजीन रिंग होगी वो मोस्टली क्या करते हैं, वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, ये ध्यान रखना प्लीज। अब इसके बाद डी पार्ट आता है आपका, डी में आता है बेटा फिडल क्राफ्ट। एक होता है एल्काइलेशन, दूसरा होता है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एसिटाइलेशन, दोनों का समझना है जरूरी। देखो कैसे, डी पार्ट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, या फ्रीडल क्राफ्ट, पहले बताते हैं आपको, हाँ एल्काइलेशन ही ले लो। क्या होता है, जब भी आपकी बेंजीन न्यूक्लियस एक्शन करता है, मान लिया आपने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन ली, इस क्लोरोबेंजीन की आपने एक्शन करा दी एल्काइल हैलाइड के साथ, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 प्रेजेंस में, यहां से क्या होगा, आप ऐसा समझ लीजिएगा, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ है, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, तो क्या होगा, माइनस HCl बाहर निकलेगा और CH3 जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा, मान लीजिए कंपाउंड बना, तो क्या बना, पैरा क्लोरोटोलुइन, ये टोलुइन होता है, और दूसरा बन जाएगा ऑर्थोक्लोरो, यानी ये बना ओ क्लोरो टोलुइन। डी के बाद आपका ई पार्ट, ई में क्या कहते हैं, समझिएगा ई में, अब ई पार्ट में बात आती है बेटा आपकी फिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन और एसाइलेशन। क्या होगा, व्हेन हेलोएरीन यानी क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड in presence of anhydrous AlCl3, ऑर्थोक्लोरो पैराक्लोरो एसीटोफिनॉन एंड ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनॉन इज फॉर्म्ड रेस्पेक्टिवली, क्या बन जाएंगे, ये दोनों बन जाएंगे, दिस इज नोन एज
दिस इज नोन एज फ्रीडलक्राफ्ट। फ्रीडलक्राफ्ट एसिटाइलेशन, यानी अगर हमने किससे रिएक्शन करा, एसिटाइल क्लोराइड से, और एसाइलेशन रेस्पेक्टिवली, ये कहलाते हैं। ठीक है भाई। अब देखो इसमें कैसे, मान लीजिए हमारी ये क्लोरोबेंजीन है, इससे क्लोरोबेंजीन ने रिएक्शन करा दी हमारी किसके साथ, ये होता है एसिटाइल क्लोराइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड, जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो यहां से क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में होती है। तो अगर हमारा H चाहे जहां से निकले, यहां से निकले ऑर्थो पोजीशन से या पैरा से, तो अगर इसके साथ रिएक्शन करता है तो H यहां से, Cl यहां से, क्या बाहर निकलेगा, HCl। और अगर मान लीजिए यहां से हाइड्रोजन चाहे यहां से निकले, इसके साथ रिएक्शन करेगा, इतना पार्ट हाइड्रोजन यहां से, इतना पार्ट यहां से, क्या बाहर निकला, इससे रिएक्शन होगी, एस से होगी, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका बन जाएगा यहां पर एसिटोफिनोन, यानी कीटोन बनता है। देखेंगे कैसे रिएक्शन होगी, ये बनाएगा आपका ClCOCH3, यानी ऑर्थोक्लोरो पैराक्लोरो एसिटोफिनोन प्लस ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन होती है जो आपका कौन दिखाते हैं, जो आपके एराइल हैलाइड दिखाते हैं। पहले अल्काइल हैलाइड की बात चल रही थी, अब एराइल हैलाइड की बात चली। ठीक है, और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हालांकि वो अब आपके सिलेबस से निकल चुकी है। वो क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ DDT, इसका आईपीएस नाम होता है 2,2-bis, सॉरी bis 2,2-bis 4-phenyl 4-chlorophenyl 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं 2,2-bis 4-chlorophenyl 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, या इसका दूसरा नाम ऐसे बोल देते हैं पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, कैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, या इसका नाम होता है 2,2-bis 4-chlorophenyl 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। सो इट इज द आईपीएस नेम ऑफ DDT। कैसे होती है जी, देखिए अब हम क्या करेंगे, हम एक कंपाउंड लेते हैं CCl3CHO, इसका नाम होता है क्लोरल, और वैसे बोलते हैं 2,2 ट्राइक्लोरो एथेनल। जब रिएक्शन करता है दो मॉलिक्यूल के साथ में, और मॉलिक्यूल किसके होते हैं, क्लोरोबेंजीन के,
ठीक है जी। तो ये क्या होगा हमारा, यहां से H2O निकल जाएगा, ऐसा समझिएगा। जब ऐसा होगा तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बन जाएगी। कैसे बनेगी, CCl3 CH, एक व्यंजन रिंग हमारी यहां जुड़ गई ऐसे, और दूसरी व्यंजन रिंग हमारी ऐसे जुड़ गई। एक सेल यहां, एक सेल यहां, तो क्या बना, ये हमारा DDT बन जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, DDT को बना लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी थी किसकी, एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड की। अब हम बात करते हैं आपका, नेक्स्ट बात आती है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, और उससे पहले एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो पहले चलो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी बताते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है और ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। क्या होगा देखिएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले हम एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। हमारे पास में क्या है, एक ये सोर्स ऑफ लाइट है मान लीजिए, इसमें क्या हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। दिस इज ए सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट है। जब यहां लाइट जाती है और लाइट को पास करते हैं हम एक प्रिज्म से, ये इसको बोलते हैं पोलराइजर। तो ये क्या करता है, लाइट को पोलराइज करता है, और लाइट के वाइब्रेशन केवल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही होते हैं, बस ऐसे। ये तो अनपोलराइज लाइट है, और ये क्या हो गया, हमारी पोलराइज लाइट हो जाएगी। पोलराइज लाइट। अब हम इसको पास करते हैं आपका एक ट्यूब से, जिसके अंदर सॉल्यूशन भरा होता है, ये ग्लास ट्यूब होती है। उसके बाद हम देखते हैं लाइट के बारे में, ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट हमारी लेफ्ट में रोटेट होती है, राइट में रोटेट होती है। मान लिया अगर ऐसे घूम गई है, यानी ऐसे थीटा एंगल बनाया इसने, और फिर क्या हुआ, हमारा ऐसा आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई। ठीक है, अगर ये ऐसे घुमाती है थीटा एंगल, तो अगर ये आइसोमर्स इस लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन में घुमाता है, कहलाते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, या इसको प्लस से इंडिकेट करते हैं। जो इसको ऐसे घुमाते हैं, इसको हम एल या माइनस इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर हमारा एनालाइजर लगा होता है, और यहाँ पर हमारी एक आंख लगी होती है, यानी टेलीस्कोप, इसको बोलते हैं एनालाइजर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिगर होता है। तो क्या मतलब हुआ, ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन से होते हैं, दो आइसोमर्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट equally but in opposite direction is known as optical isomers, and this phenomenon is known as optical activity. The isomers which rotate plane polar light in clockwise direction, that is known as dextrorotatory, while which rotate plane polar light in anti-clockwise direction, that is known as levorotatory. यानी ये जो सब्सटेंस यहाँ रखा है, जिसका सोल्यूशन बना के रख रखा है हमने, अगर ये पोलराइज लाइट को, यानी इस लाइट को ऐसे घुमा देता है राइट हैंड डायरेक्शन में, थीटा एंगल ऐसे बनाता है ऐसे, तो ये क्या कहलाते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर ये सॉल्यूशन लाइट को ऐसे घुमा देता है, इस लाइट यहाँ से आ रही है, तो क्या कहलाते हैं, लिवोरोटेटरी। और एक किधर भी नहीं घुमाता तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। ये प्रिज्म लगा होता है, इसे एनालाइज करके देखते हैं लाइट किधर घूमी है, टेलीस्कोप लगा है, पूरा सिस्टम है ये, एक पूरा ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो स्टीरियो आइसोमर्स में जो प्लेन पर लाइट को घुमाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो घुमाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं लिवोरोटेटरी। ठीक है, बाकी कल बताएंगे। थैंक यू।